हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित राज है। मैंने 64वीं यूपीएससी में 21st रैंक लाया है और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मुझे अलॉट हुई है और करेंटली मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 5.5 साल से कार्यरत हूँ। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था और अभी जो आपको पता है कि रिसेंटली 67th बीपीएससी आने वाली है और उसका नोटिफिकेशन भी हमें लगता है कि रिलीज़ होने ही वाला है। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ पॉइंट्स और कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूँ रिगार्डिंग माय ऑप्शनल सब्जेक्ट, ताकि इजी हो सभी लोगों को इसमें स्कोर करने के, क्योंकि ज्योग्राफी एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहाँ पे मतलब एवरग्रीन है। बहुत ज़्यादा मार्क्स तो नहीं, बहुत ज़्यादा मार्क्स का डिफ्लेक्शन नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आते, बहुत कम भी नहीं आता। तो इट्स क्वाइट गुड सब्जेक्ट फॉर एन ऑप्शनल। इस वीडियो में आपसे ऑप्शनल स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा। ऑप्शनल स्ट्रैटेजी कि आपको ऑप्शनल स्टार्ट कैसे करना है, उसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तभी जब आपको सिलेबस, उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस, बीपीएससी का सिलेबस देखना होगा। सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप क्या करना चाहिए, क्योंकि उसमें उसका जो पॉइंट्स है, मतलब सिलेबस में क्या क्या है, उसको टच करके हम लोग को सिर्फ उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, और उससे कम एक सब्जेक्ट सब ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, एक थोड़ा सा कम भी नहीं पढ़ना है। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कि ऑप्शनल में स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, कैसे हमको आंसर राइटिंग लिखना चाहिए, कब उसमें किस बुक का रोल ज़्यादा होता है, क्या पढ़ना चाहिए, किस जगह से पढ़ना चाहिए, उसका मटेरियल क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो बिगिनर्स लोग हैं उनको तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। जितने भी लोग हैं अगर स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्लास 6 से का एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, क्लास 12 तक का जाएँ, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड बुक। लेकिन एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे ऑप्शनल के सब्जेक्ट की तैयारी में भी। इवन आपका GS 1 के पेपर के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी इसको कंप्लीट करने के बाद, मतलब उसके बाद उसको एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ ना उसको लाइन बाई, मतलब स्किमिंग नहीं करना है, उसको एक एक लाइन को देख कर पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने के बाद हम लोग कुछ नोट्स बना सकते हैं, तो आप नोट्स बना लें या बुक्स में ही हेडिंग कर ले, घेर लें, कुछ भी कर ले, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाएं। उसके बाद फिर आप इसको कंप्लीट करने के बाद सेकेंड थिंग है बुक्स। कौन कौन सा स्टैंडर्ड बुक है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लोग बोलते हैं बहुत सारा बुक है, GS खुल्लर का बुक है, माजिद हुसैन का बुक है, सविंदर सिंह का बुक है। तो फॉर इंडियन ज्योग्राफी माजिद हुसैन और GS खुल्लर है। सविंदर सिंह तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी माजिद हुसैन का ही बुक है। मैंने प्रेफर किया था कि बुक्स को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज लाइक कि जैसे आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है, ओशिनोग्राफी पढ़ना है, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी पूरा पढ़ना है, तो आप सेलेक्टेड आप टॉपिक देखें और उसमें से सविंदर सिंह का बुक से थोड़ा सा उतना ही पढ़ें जितना टॉपिक में है। उसके बाद उसको नोट्स बना लें, ताकि नोट्स आपको रिवीजन करने में ईजी हो जाए। और सेकंड थिंग कि इंडियन ज्योग्राफी में आप खुल्लर की बुक पढ़ें। सॉरी, खुल्लर की बुक मत, खुल्लर की बुक बहुत ज़्यादा बल्कि है, उसकी जगह आप माजिद हुसैन का बुक पढ़ सकते हैं। तो उसमें भी सेलेक्टेड पार्ट पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद सेकंड थिंग कि और आगे आपको एनसीईआरटी का तो नोट्स बनाना है ही। उसके बाद स्पेसिफिक है बिहार के लिए। मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की थी कि जो फिजिकल ज्योग्राफी का आंसर या कोई भी ज्योग्राफी जो बिहार स्पेसिफिक, अदर देन बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस में मैंने बिहार का जिक्र ही नहीं किया अपने आंसर्स में। तो वो गलती आप ना करेंगे और सारे के सारे आंसर्स को कोशिश करें जितना हो सकता है इंटरलिंकिंग करें। इंटरलिंकिंग एक कीवर्ड, मतलब आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को, मान लिया जाए आपको फ्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि फ्लड का मेन रीज़न क्या है, तो आप फ्लड्स तो लिखेंगे, फ्लड कॉज ऑफ फ्लड लिखेंगे, उसका रीज़न मतलब उससे क्या डैमेज कंट्रोल होगा, उसको फिर हम लोग उसका रेमिफिकेशन क्या होगा, उसको फिर हम कैसे मिटिगेट करेंगे, ये तो लिखना है नहीं। इसके साथ साथ में हमको रेफरेंस देना है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ योर स्टेट ऑल्सो, क्योंकि बिहार तो आप जानते ही हैं फ्लड और ड्रॉट का एक खेल है, मानसून का खेल बिहार में होता ही है, उसके कारण प्रॉब्लम होता ही है। तो हम बिहार को ज़रूर से ज़रूर उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे। ये ना आपके लिए मार्क इन्हेंसर होगा। और आपको तो उसके अलावा हम लोग आंसर राइटिंग कैसे करें। आंसर राइटिंग में आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब डेली कुछ आंसर्स टॉपिक्स आप चूज़ करें,
मतलब आज एक सब्जेक्ट पढ़ लिया हमने, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लिया तो हमें पता है कि इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है, लाइक कि इससे रिलेटेड आ सकता है प्लेट टेक्टोनिक्स हो सकता है, वेगनर्स थ्योरी हो सकता है। तो हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स, जब पता है हमें कि प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ना है तो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हम उसको आंसर मतलब उसका एक टॉपिक प्रिपेयर कर लें। टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद फिर हम उसको पहले हम अच्छे से कर लें, उसके बाद हम उसको जो भी आंसर लिखेंगे तो उसमें पॉइंट जॉट डाउन कर लें। आपको ये नहीं होना चाहिए कि हम आंसर कम पेजेस में लिखे हैं, बहुत ज़्यादा पेजेस हो गए या फिर ये हो गया, क्योंकि जो आंसर में एट लास्ट जो मैटर करता है, जो मार्क्स आपका आएगा वो आपके पेजेस पे नहीं आएगा, वो आपके कंटेंट पे आएगा। तो हम लोग कंटेंट फोकस करेंगे, चाहे आप ऑप्शनल में भी 32 पेजेस में से 25 पेजेस ही भरे क्यों ना भरे, 25 पेजेस इज़ मोर देन इनफ। मैंने खुद 25 से 26 पेजेस ही लिखा था। तो कंटेंट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है। और डायग्राम तो पता ही है, ज्योग्राफी डायग्राम के साथ ही, मतलब जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ेंगे तो मान लीजिए हम एक ओशियोनोग्राफी का चीज़ पढ़ रहे हैं तो ओशियोनोग्राफी में आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ राइज, जो भी, चाहे आप ऑप्शनल में भी 32 पेजेस में से 25 पेजेस ही भरे क्यों ना भरे, 25 पेजेस इज़ मोर देन इनफ। मैंने खुद 25 से 26 पेजेस ही लिखा था। तो कंटेंट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है। और डायग्राम तो पता ही है, ज्योग्राफी डायग्राम के साथ ही, मतलब जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ेंगे तो मान लीजिए हम एक ओशियोनोग्राफी का चीज़ पढ़ रहे हैं तो ओशियोनोग्राफी में आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ राइज, जो भी है। मान लीजिए आपसे पूछा आर्कटिक ओशन का आप एक वो बनाए, उसका फिजियोग्राफी, मतलब आर्कटिक ओशन के बारे में आपको आ गया लिखने के लिए कोई भी क्वेश्चन टाइप का, तो आप उसको उसमें डायग्राम बना सकते हैं। ये मेरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल राइज है, तो इस टाइप से आप एक छोटा सा डायग्राम जरूर बनाएं। और लेकिन डायग्राम के साथ साथ में ओवर डायग्राम भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ का फालतू का डायग्राम बनाए जा रहे हैं। डायग्राम बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, लेकिन क्या होता है डायग्राम, कभी कभी डायग्राम बनाने से आप क्या होता है कि आपका कंटेंट ईजी हो जाता है व्यू करने में। तो आप जैसे कोई भी आंसर लिखेंगे उसमें डिनोट कर देंगे, डिनोट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मतलब जो एग्जामिनर रहता है वो इजीली देख सकता है कि हाँ ये मेरा, इस बंदे को पता है, इसने ये चीज़ लिखा है, ये जब इसमें डायग्राम में इसने कॉन्टिनेंटल राइज लिखा है तो कॉन्टिनेंटल राइज के बारे में उसमें लिखा होगा, सेल्फ लिखा है तो सेल्फ के बारे में लिखा होगा। सिमिलरली आप अगर और कोई दूसरा टॉपिक्स भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी उनको इजीली पता चल जाएगा कि हम कौन सा टॉपिक, मतलब इस डायग्राम के थ्रू वो देख सकते हैं कि क्या हमको जो हमने पूछा है वो इस लड़के ने, कैंडिडेट ने, जो भी ने, लड़के लड़की या कैंडिडेट ने जो भी ये लिखा है वो कंप्लीट लिखा है। तो ये एक बहुत पिक्चराइजेशन करने में इजी हो जाएगा, उनको समझने में इजी हो जाएगा, मार्क इन्हेंसर होता है। उसके बाद हमारे अच्छा, वो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग आंसर्स, जैसे हमारे क्वेश्चन होता है सिर्फ 6 क्वेश्चन लिखना होता है, 6 में से पार्टीशन वाला क्वेश्चन भी होता है और एक 50 मार्क्स का क्वेश्चन भी होता है, एक जो सिंगल और एक 25 ईच का भी होता है। तो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस को लोगों को लगता है कि 50 मार्क्स का भी आंसर एग्ज़ाम में लाइक कि उसमें मार्क्स ज़्यादा उठने का चांसेस है और 25 वाले पे कम उठने का चांसेस है। तो ऐसा कोई एश्योरेंस कोई नहीं कह सकता कि किस में मार्क्स ज़्यादा उठेगा, किस में कम मार्क्स उठेगा। लेकिन हम, मेरे हिसाब से जो भी टॉपिक आप करें, जो भी आपको आए, जो भी मतलब ईजी लगे, उस चीज़ को ज़रूर लिखें। ऐसा नहीं कि हम 25 मार्क्स के फील्ड में रहें कि फर्स्ट पार्ट 25 हमको आ रहा है और सेकंड पार्ट थोड़ा सा कम आ रहा है और जो एक 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हमें आ रहा है, लेकिन तो हम सोचेंगे कि इसमें दोनों मिला करके इसमें ज़्यादा मार्क्स उठेगा, उसमें कम मार्क्स उठेगा। तो हम मेरे हिसाब से होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आए उस क्वेश्चन को लिखना चाहिए, रादर देन कि थोड़ा सा भी संशय हो मन में। तो ये चीज़ को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी आंसर्स लिखने के पहले ना, सबसे पहले क्वेश्चंस को आप 5 बार जरूर पढ़ें। 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार, क्योंकि क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है। और क्वेश्चन जितना डिमांड कर रहा है उस डिमांड को पूरा करना ही आपका मतलब आंसर को एक अलग व्यू देगा, अलग टाइप का आप उसमें एक कह सकते हैं आप मार्क इन्हेंस हो सकता है आपका।
तो क्वेश्चन को ज़रूर दोबारा पढ़ें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार ऐसे पढ़ें, उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करें। और कोई भी आंसर हम अगर लिखते हैं तो हम लोग उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं आंसर को। तो सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा बैकग्राउंड जो भी है वो उसका डिटेल जो भी देना है वो, और लास्ट पार्ट कंक्लूजन। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें हम 3 क्वेश्चन का आंसर देते हैं, व्हाट, वाई एंड हाउ। ये 3 पॉइंट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देंगे। इंट्रोडक्शन होता है कि किसी भी जो एग्ज़ामिनर होता है, एग्ज़ामिनर का सबसे आई कैचिंग पॉइंट होता है कि अगर इंट्रोडक्शन आपका अच्छा रहता है तो वो वहीं पे आपको एक मतलब एडेड एडवांटेज मिल जाता है। उसके बाद फिर कंटेंट जो हमारा बीच का जो बैकग्राउंड स्कोर या फिर बैकग्राउंड रहेगा, या फिर आप जिसको कहेंगे मेन बॉडी रहेगा, बॉडी में आप कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करें। जो क्वेश्चन लिखा है ना, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज़्यादा, मतलब उससे हम लोग स्पेशल ऐसा नहीं कि कोई आपसे राम के बारे में पूछ रहा है तो आप कुछ भी लिखने लगे, ऐसा नहीं है। तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे अच्छे से, एक फोकस्ड आइडिया लेकर के कंटेंट पे ध्यान देंगे, और कंक्लूज़न में फ्यूचरिस्टिक व्यू देते हैं। जो कंक्लूज़न होगा वो आपका मतलब आंसर को इन्हेंस करेगा, मतलब वो मार्क्स इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंक्लूजन। कंटेंट बीच में होना चाहिए, कंक्लूजन में हम लोग फ्यूचरिस्टिक व्यू, किसी भी चीज़ का फ्यूचरिस्टिक व्यू देंगे ताकि आगे हम उस चीज़ का उपाय कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे ज्योग्राफी के आंसर में नहीं, हमारे सारे आंसर्स में, चाहे आप GS पेपर 1 का आंसर लिख रहे हैं या पेपर 2 का आंसर लिख रहे हैं, तो इसमें भी आपका ये व्यू काम देगा। हाँ, दिस इज़ ऑल अबाउट ज्योग्राफी ऑप्शनल। और मेरे हिसाब से ऑप्शनल और कोई भी आंसर हम अगर लिखते हैं तो हम लोग उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं आंसर को। तो सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा बैकग्राउंड जो भी है वो उसका डिटेल जो भी देना है वो, और लास्ट पार्ट कंक्लूजन। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें हम 3 क्वेश्चन का आंसर देते हैं, व्हाट, वाई एंड हाउ। ये 3 पॉइंट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देंगे। इंट्रोडक्शन होता है कि किसी भी जो एग्ज़ामिनर होता है, एग्ज़ामिनर का सबसे आई कैचिंग पॉइंट होता है कि अगर इंट्रोडक्शन आपका अच्छा रहता है तो वो वहीं पे आपको एक मतलब एडेड एडवांटेज मिल जाता है। उसके बाद फिर कंटेंट जो हमारा बीच का जो बैकग्राउंड स्कोर या फिर बैकग्राउंड रहेगा, या फिर आप जिसको कहेंगे मेन बॉडी रहेगा, बॉडी में आप कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करें। जो क्वेश्चन लिखा है ना, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज़्यादा, मतलब उससे हम लोग स्पेशल ऐसा नहीं कि कोई आपसे राम के बारे में पूछ रहा है तो आप कुछ भी लिखने लगे, ऐसा नहीं है। तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे अच्छे से, एक फोकस्ड आइडिया लेकर के कंटेंट पे ध्यान देंगे, और कंक्लूजन में फ्यूचरिस्टिक व्यू देते हैं। जो कंक्लूजन होगा वो आपका मतलब आंसर को इन्हेंस करेगा, मतलब वो मार्क्स इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंक्लूजन। कंटेंट बीच में होना चाहिए, कंक्लूजन में हम लोग फ्यूचरिस्टिक व्यू, किसी भी चीज़ का फ्यूचरिस्टिक व्यू देंगे ताकि आगे हम उस चीज़ का उपाय कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे ज्योग्राफी के आंसर में नहीं, हमारे सारे आंसर्स में, चाहे आप GS पेपर 1 का आंसर लिख रहे हैं या पेपर 2 का आंसर लिख रहे हैं, तो इसमें भी आपका ये व्यू काम देगा। हाँ, दिस इज़ ऑल अबाउट ज्योग्राफी ऑप्शनल। और मेरे हिसाब से ऑप्शनल चूज़ करना एक बहुत बड़ा वाइज डिसीजन है। तो आप क्योंकि वो एक मार्क्स को, आपके रैंक को इम्प्रूव करता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आप एक मतलब जो ऑप्शनल चूज़ करें वो बहुत अच्छे तरीके से चूज़ करें, चाहे आप ज्योग्राफी लें या फिर अदर इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शनल लें। तो बस मेरी यही बात है कि आप सब्जेक्ट ऑप्शनल चूज़ करने के पहले अपने आप को टटोलें, और उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करके आप आंसर्स लिखें। क्योंकि आंसर्स लिखना सारे ऑप्शनल का सब्जेक्ट का आंसर्स मोर और लेस एक टाइप का ही लिखा जा सकता है, क्योंकि जो कंटेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, आंसर्स हमेशा कंटेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि पेज ओरिएंटेड। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करूँगा, बट आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी दिक्कत हो या फिर किसी सब्जेक्ट में या फिर ज्योग्राफी में और भी कुछ क्वेश्चंस हो, पूछना हो, तो प्लीज़ ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।